ये साइकोसिस है क्या? कुछ पेशेंट्स बताते हैं, कुछ जनरल मिसकंसेप्शन है कि साइकोसिस एक बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइकोसिस एक इलामत है, एक सिम्पटम है या कि ये बीमारियों में आ सकता है। तो ये डेवलप कैसे करता है और इसे कहते क्या हैं? क्या इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं? तो एक तो इसमें डिल्यूजन्स हो सकते हैं, मतलब कि इस तरह के गलत बिलीव्स, पुख्ता फिक्स्ड फर्म फॉल्स बिलीव्स इन्हें कहते हैं, कि कुछ इस तरह के पुख्ता बिलीव जो हकीकत पे मबनी ना हों। बाइपोलर डिसऑर्डर जो एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें एक पेशेंट जो है उसकी हुँ, सोचों में, उसके रवैयों में, उसकी परसेप्शन में या उसकी फीलिंग्स के अंदर एक शिफ्ट आता है। जैसे भी आपने डिस्कस किया कि बाय मतलब दो और पोल्स, यानी कि दो पोल्स के दरमियान जो है, दो एक्सट्रीम्स के दरमियान एक पेशेंट के मूड के अंदर शिफ्ट जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा जूम इन करके इसको देखें डिसऑर्डर को, तो हमें समझ आएगा कि ये दरअसल ये बाइपोलर नहीं, ये मल्टीपोलर डिसऑर्डर है, जिसके अंदर मल्टीफेसेटेड। जिसके अंदर सिर्फ दो ही पोल्स नहीं होते कि या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस है या हुँ, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ है। लॉट ऑफ द टाइम्स कोई मेनिया में होता है तो समझते हैं वो ये तो बड़ी अच्छी एनर्जी के हुँ, साथ है, तो बड़ा फंक्शनल है, तो लोग ट्रीटमेंट की तरफ आते नहीं हैं। हुँ, व्हेन यू हैव व्हेन समबडी सीक्स ट्रीटमेंट, तो दैट इज़ बिकॉज के ओ ये अब उदास हो गया है, हुँ, उस तरह की एनर्जी नहीं है, ये अकेला अकेला रहता है। सो somebody who comes in this treatment, तो वो डिप्रेसिव एपिसोड जब होगी तो तब वो हुँ। ट्रीटमेंट में आएंगे, जिसकी वजह से a lot of the times, बल्कि I would say कि so many हुँ। clinicians they misdiagnose. वेलकम टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे लास्ट वीक हमने कुछ डिसऑर्डर डिस्कस किए थे, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया मेन था। तो हमने स्किज़ोफ्रेनिया को डिस्कस किया कि किस तरह वो डेवलप करता है, क्या इंसिडेंस है, क्या साइन सिम्टम्स हैं, क्या मैनेजमेंट है। तरह आज के दिन, आज नेक्स्ट वीक और हमारा नेक्स्ट टॉपिक बाइपोलर डिसऑर्डर है, कि बाइपोलर डिसऑर्डर कैसे डेवलप करता है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री क्या है, और इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट्स में, फैमिलीज़ में क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और हम इसको मैनेजमेंट की तरफ कैसे लेके जाते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या अगर कोई अवेलेबल है कि नहीं है, और ये बाइपोलर इन ऑर्डर क्या चीज़ है। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। मैं तारुफ़ करवाता जाऊँ अपनी जो पैनल है। जसपाल साहब हमें जॉइन करते हैं आज, और हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस मरियम एज़ वेल। तो वेलकम टू आवर शो जसपाल साहब एंड मिस मरियम। Thank you. तो आपको भी वेलकम, और आपके सवालात ऑडियंस के मैं बात कर रहा हूँ कि आपको भी वेलकम, और आप भी हमारे शो का पार्ट बन सकते हैं थ्रू आवर कमेंट सेक्शन ऑन लाइव व्हाट्स फेसबुक एंड लाइव यूट्यूब। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई लंबा क्वेश्चन हो, तो आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं थ्रू वॉइस नोट, थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस। हम आपके क्वेश्चंस को अपने शो का पार्ट बनाएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और आपकी क्वेरीज़ को हल करेंगे। तो हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बाइपोलर डिसऑर्डर ये है क्या? तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर जाने बिहाइंड इट्स नेम, हम नाम से शुरू करते हैं कि बाइपोलर मतलब कि बाय का मतलब है कि दो, पोल्स का मतलब है दो एक्सट्रीम्स, दो हिस्से, दो तरफ। तो ये दो चीज़ों के दरमियान की कोई बात है, कोई डिसऑर्डर है। ये जनरली इसका कंसेंसस बनाया जाता है। तो इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि इन 1800s इसी डिसऑर्डर को नाम दिया जाता था मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेनिया और डिप्रेशन का डिसऑर्डर। तो ये दो पोल्स हैं जिनके दरमियान एक पेशेंट घूम रहा होता है। इन 1900s इसको बाइपोलर का नाम दिया गया, और अब तक DSM-1 से लेकर DSM-5 तक इसे जब क्लासिफाई किया जाता है तो बाइपोलर का नाम दिया जाता है। इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, वो हम जानेंगे, और इसका थोड़ा सा तारुफ भी हम जानेंगे फ्रॉम जसपाल साहब। तो जसपाल साहब ये ज़रा अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि बाइपोलर है क्या? एक तो हो गया ना कि दो, मेनिया और डिप्रेशन का एक कोई मसला है, और इसके आगे क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है,
और जो साइक्लोथीमिया है ये क्या चीज़ है? जी, बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर जो एक क्लिनिकल कंडीशन है, जिसमें एक पेशेंट जो है उसकी हुँ, सोचों में, उसके रवैयों में, उसकी परसेप्शन में या उसकी फीलिंग्स के अंदर एक शिफ्ट आता है। जैसे भी आपने डिस्कस किया कि बाय मतलब दो और पोल्स, यानी कि दो पोल्स के दरमियान जो है, दो एक्सट्रीम्स के दरमियान एक पेशेंट के मूड के अंदर शिफ्ट जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा जूम इन करके इसको देखें डिसऑर्डर को, तो हमें समझ आएगा कि ये दरअसल ये बाइपोलर नहीं, ये मल्टीपोलर डिसऑर्डर है, जिसके अंदर मल्टीफेसेटेड। जिसके अंदर सिर्फ दो ही पोल्स नहीं होते कि या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस है या हुँ, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ है। उसके बीच का जो है उसके अंदर भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं कि जब वो डिप्रेस फेज़ के अंदर होता हुँ, है तब क्या सिम्टम्स होते हैं, या जब डिप्रेशन से वो हाई फेज़ के अंदर जाता है, एलिटेड फेज़ के अंदर जाता है, तब उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। बिल्कुल। तो उन सारे सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है जब हम बाइपोलर डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं हुँ, या जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं। और इसकी जो सिम्टम्स जो हैं, जैसे दो फेज़ इसके अंदर डोमिनेंट रहती हैं। एक हुँ, हाई फेज़ जिसे एलिटेड फेज़ कहते हैं, हुँ, जिसे मेनिया कहा जाता है क्लिनिकली, और इसी तरह दूसरी फेज़ है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, हुँ, डिप्रेसिव फेज़ जो है। सो ये दो फेजेस बेसिकली रहती हैं इस क्लिनिकल हुँ, कंडीशन के अंदर। और मेनिया जो है, मेनिया क्या कि फर्दर सिम्टम्स हैं जिनके अंदर पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हुँ, चिड़चिड़ापन होना, यानी कि इरिटेबिलिटी उसके अंदर रहती है, या इसके अलावा डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी हुँ, कि वो एक चीज़ पे कंसंट्रेट करके काम नहीं कर पाता, वो हुँ, एक चीज़ से दूसरी जगह पे अपनी अटेंशन जो है इजीली उसकी अटेंशन डाइवर्ट होती है। बिल्कुल। इसके साथ उससे नींद की जो ज़रूरत है वो हुँ, महसूस नहीं होती। हुँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि एक कंडीशन होती है जिसे इंसोम्निया कहा जाता है, जब किसी हुँ, इंसान को नींद ना आ रही हो। नींद नहीं आ रही होती, आल्दो वो सोना चाह रहा होता है, या स्ट्रेस उसे बहुत ज़्यादा होती है नींद ना आने की वजह से, हुँ, लेकिन नींद उसे आ नहीं रही होती। लेकिन जो बाइपोलर डिसऑर्डर की मैनिक फेज़ के अंदर जो नींद का मसला हुँ, है, वहाँ पे पेशेंट के अंदर एनर्जीज इतनी हाई होती हैं हुँ, कि उसे नींद की ज़रूरत ही महसूस नहीं रिक्वायरमेंट ही होती। नहीं होती। एग्जैक्टली वो बिना सोए हुँ, जो है, या महज 3 घंटे सोए, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव उठता है और अपनी बिल्कुल। सारी एक्टिविटीज़ को बखूबी कर लेता है। हुँ, तो ये हाई एनर्जी के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा टॉकटिव हो जाता है, हुँ, और दूसरे जो आसपास वाले लोग होते हैं वो बड़ा क्लियरली देख पा रहे होते हैं कि पहले ये ऐसा नहीं था, अभी ये कोई हुँ, इसकी फेज़ चल रही है। बिल्कुल। क्योंकि बाइपोलर के अंदर जो है एपिसोड्स होते हैं, हुँ, डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा होता है, या किसी का हाई एनर्जी वाला हुँ, एपिसोड जो है वो चल रहा होता है। अब इस हाई एनर्जी वाले एपिसोड और लो वाले एपिसोड की बेस पे इसकी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन भी है कि हुँ, इनके अंदर अगर ज़्यादा शिद्दत पाई जाती है तो उसको हम बाइपोलर 1 कह देते हैं, जिसमें अमूमी तौर पे हुँ, मेनिया देखने में आता है। और जो बाइपोलर 2 है उसके अंदर जो डिप्रेशन होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट रहता है। सो चीज़ें दोनों वहीं पे रहती हैं, लेकिन मेनिया अगर हम बात करें तो वो बाइपोलर 1 के अंदर हम हाई हुँ, रिलेटेड स्टेट को मेनिया कह देते हैं, और हुँ, बाइपोलर 2 के अंदर उसको हाइपोमीनिया कहते हैं, जिसके हुँ, अंदर शिद्दत निस्बतन कम कम रहती होती है। है। अच्छा इसमें ये मुझे याद आ रहा है कि जो मेनिया है उसके अंदर पर्सन्स फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। कि मतलब कि अगर वो घर में है काम पे है तो उसकी फंक्शनैलिटी काफ़ी इम्पेयर्ड हो जाएगी, उसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल में लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके रिस्की बिहेवियर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। या हो सकता है कि उसके साथ साइकोसिस भी अटैच्ड हो, विदाउट हाँ साइकोसिस भी हो सकता है, या ज़रूरी नहीं है कि साइकोसिस के साथ ही होगा, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होगी। और अगर ये फंक्शनैलिटी अगर रिस्टोर्ड रहती है तो उसको हम हाइपोमेनिया कह देते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी ख़राब नहीं हो रही, रिलेटेड एनर्जी तो है, एनर्जी ज़्यादा है, काम ज़्यादा कर रहा है, स्लीप कम है, और ये सारी सिचुएशन बन गई हुई है, टॉकेटिव है, लेकिन फिर भी वो अपनी फंक्शनैलिटी को बरकरार रख रहा है। उसकी काम पे जा रहा है, या कोई काम कर रहा है, घर पे है, तो उसकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो वो हाइपोमेनिया कहलाएगा। और ज़्यादातर वो जो है डिप्रेशन के साथ टाइप 2 में बाइपोलर टाइप 2 के अंदर प्रेजेंट करता है। बिल्कुल, ये जो आपने एक फंक्शनैलिटी का जो हाईलाइट किया है, बेसिक हुँ, यही चीज़ है कि जो मेनिया होगा उसके अंदर फंक्शनल नहीं रहेगा पेशेंट जो है, हुँ, और जो हाइपोमेनिया के अंदर अगर कोई होएगा तो उसका कोई गुजारा मज़ारा काम काज कुछ उसका चल रहा होगा। बिल्कुल। तो इसी तरह मेनिया के अंदर बाकी कुछ सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे हुँ, पेशेंट का जो है रिस्की बिहेवियर्स का रुझान बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। रेसिंग थॉट्स होते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, यानी कि हुँ, बहुत ज़्यादा उससे ख्यालात आ रहे होते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। तो वो जो है अपनी एनर्जीज़ तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर हाई होती है, हुँ, लेकिन उस एनर्जीज़ को
अपने लिए वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता, चैनलाइज नहीं कर पा रहा होता कि वो उस एनर्जी से कोई फ़ायदा उठा सके। तो ये उसके सिम्टम्स रहते हैं। अगर अगर इसको हम मज़ीद ट्रांसलेट करें कि रवैयों के अंदर कैसे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो ऐसे लोग जो कि मैनिया के अंदर होते हैं, मैनिक फेज़ के अंदर होते हैं, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि उनके अंदर शॉपिंग के रुझानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल। यानी कि कोई भी एक्टिविटी करेंगे उसके अंदर ओवर इंडल्जेंस आपको नज़र आएगी। या इम्पल्सिव होंगे। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होंगे, बहुत ज़्यादा कोई डिसीजन बना लेंगे और ये नहीं सोच पाएंगे कि इन द लॉन्ग रन उनको क्या उससे नुकसान होगा। बिल्कुल। कॉन्सिक्वेंसेस को देखे बिना जो है वो कर गुजरते हैं वो काम। अक्सर आपको वो ऐसा कहते नज़र आएंगे कि जो होगी देखी जाएगी। सो या इस जो है वो ग्रैंडियोसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर होती है कि वो अपनी चीज़ों को लेके कि मुझे सब पता है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से स्टार्ट होती है। कुछ ऐसा उनका जो है एटीट्यूड रहता है इस फेज़ के अंदर। तो ये काफ़ी एक स्फेयर कंडीशन होती है जिसमें इंसान जो है हाई एनर्जी के साथ भी होता है लेकिन अपनी एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। आपने ग्रैंडियोसिटी का जिक्र किया कि अपने आप को कुछ सुपर पावर समझना, सुपर ह्यूमन समझना, पहुंची हुई चीज़ समझना कि मेरे सामने तो सब कुछ कुछ काम ही नहीं है। जहाँ से जैसे आपने लाइन बोली ना, जहाँ पे हम खड़े होते हैं तो वहीं से लाइन स्टार्ट होती है। तो उन्हें लग रहा होता है कि वो कोई उनको कोई मैसेज मिल रहा है, कोई डिवाइन पावर मिल रही है, या तो वो they're the कोई chosen ones. या जैसे कि दे या आर द चोजन वंस, कोई प्रॉफिट हैं नौज़बिल्ला, या इवन के दे हैव बिकम अ गॉड इवन। तो बिल्कुल ये ये सारी उनको उनके दिमाग में सारी चल रही होती हैं। तो ये बीमारी की अलामतें हैं। हम इनको समझ लेते हैं कि शायद पता नहीं क्या हो गया इसको, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ एन एलिमेंट ऑफ हिज डिज़ीज़। डिज़ीज़ की वजह से ये ग्रैंडियोसिटी आ रही है। आई वांट टू ऐड वन थिंग। जैसे जसपाल साहब ने मैनिक एपिसोड को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया और आगे भी हम फर्दर इस पे बात करेंगे। लॉट ऑफ द टाइम्स कोई मेनिया में होता है तो समझते हो ये तो बड़ी अच्छी एनर्जी के साथ है, तो बड़ा फंक्शनल है, तो लोग ट्रीटमेंट की तरफ आते नहीं हैं। when you have when somebody seeks treatment तो that is because के ओ ये अब उदास हो गया है, उस तरह की एनर्जी नहीं है, ये अकेला अकेला रहता है। सो somebody who comes in the treatment तो वो डिप्रेसिव एपिसोड जब होगी तो तब वो ट्रीटमेंट में आएंगे, जिसकी वजह से a lot of the times बल्कि आई वुड से कि so many clinicians they misdiagnose। बिल्कुल। और फिर अगर किसी की मैनिक एपिसोड ना आनी होगी तो वो फिर लाजमी आएगी और बहुत सवेयर फॉर्म में आएगी। जैसे हम साइकोसिस की बात कर रहे हैं कि जैसे मेनिया में हाई एनर्जी, अब हाई एनर्जी, हाँ, उससे मतलब ये नहीं कि हर कोई जो है वो बहुत खुश ही रहेगा, बहुत फंक्शनल रहेगा। जैसे आपने कहा कि फंक्शनैलिटी ख़राब भी हो सकती है, वो तब होगी जब कोई बहुत गुस्सा करने लग जाएगा और बहुत इरिटेबल और चिड़चिड़ा सा हर वक्त रहेगा और घर वालों से लड़ाई हो रही होगी, ठीक है। और फिर जहाँ भी वो अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा कि अच्छा जी यहाँ कर लेता हूँ, फिर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी इतनी होगी कि जी नहीं अब मैं कोई और काम कर लेता हूँ। आई नो पीपल आउटसाइड ऑफ आर वर्क इन्वायरमेंट जिनमें बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी और गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी नज़र आती है कि बैठे बैठे कोई कहेगा ओ मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है जॉइन वो कर लेता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ या डेवलप कर लेता हूँ बना कि लेता मैं पाकिस्तान को मैं ही हूँ जो पाकिस्तान को एक ग्रेट नेशन बना सकता है, या मेरे जैसा बंदा ही नहीं है, मैं ही हूँ सिर्फ जो ट्रेड में सबसे अच्छा काम कर सकता है, पैसे कमा सकता ये है। अच्छी अच्छी बातें बाकियों को तो बहुत अच्छी लगती हैं। या उन्हें लगता है कि ये तो कुछ करके हाँ दिखाएगा अब। लेकिन इसमें समझने की बात है कि अगर क्राइटेरिया मैच कर रहा है ना, या ये सिर्फ एक बात नहीं है, इसके साथ बाकी चीज़ें भी हैं। स्लीप डिस्टर्ब्ड है, या एग्जैक्टली नीड फॉर स्लीप काफ़ी कम है, या बाकी टॉकेटिवनेस है, कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है स्पीच के अंदर, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे फ्लाई कर रहे हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हैं। तो ये फिर एक डायग्नोसिस बन रहा है, डायग्नोसिस की तरफ एग्जैक्टली। लेके जा रही है बात को। एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स शर्म लिहाज झिझक जो एक होनी चाहिए वो नहीं रहती है। लाइक आई हैव सीन एडल्ट्स के जी माँ बाप के सामने कोई इनअप्रोप्रिएट बात कर देना जो कि नॉर्मली बुरी समझी जाती है, हम नहीं करते वो कर देना। या अच्छा अब जो कोई मेनिया के साथ होगा या कोई बाइपोलर पर्सनालिटी, वो बड़े करिज्मेटिक होते हैं एंड दे कैन मेक फ्रेंड्स ईजीली, यस। ठीक है। वो पार्टी की जान होते हैं, हाईलाइट होते हैं, हर शादी पे वो आपको डांस करते हुए नज़र आएंगे, यस। ठीक है। दे सीम लाइक देर ऑलवेज हैप्पी एंड यू नो दे वांट अदर पीपल टू बी हैप्पी, और बहुत एनर्जी होगी और वो लगेगा कि बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं। बट व्हेन दैट एनर्जी इट क्रैशेस
तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि मूड इनका बहुत फ्लक्चुएट कर रहा होता है। कभी लेट्स सपोज़ एक हफ़्ता वो अगर खुश रहेंगे तो फिर अगला हफ़्ता जो है वो डिप्रेस्ड रहेंगे और दे वुडंट वांट टू डू एनीथिंग, दे विल लूज़ इंटरेस्ट, दे विल लूज़ मोटिवेशन। बट वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट ओवर हेयर कि कोई बाइपोलर डिप्रेशन के साथ हो और कोई मेजर डिप्रेशन के साथ हो तो उसमें डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं। इवन दो वर सेइंग कि कोई डिप्रेशन में है तो उसकी एनर्जी लो होगी, लेकिन वो एक बेचैनी जो है, जो एक एनजाइटी या कोई कोई अंदर कोई है एनर्जी वो रहती है। पेशेंट से खुद भी रिपोर्ट करते हैं कि इवन जब वो डिप्रेसिव एपिसोड के साथ होते थे जिसमें उनकी एपेटाइट डिस्टर्ब्ड होती थी, स्लीप डिस्टर्ब होती थी, वेट में फ्लक्चुएशन आ रही होती थी, वर्थलेसनेस की फीलिंग, गिल्ट की फीलिंग कि हम कुछ कर नहीं सकते, ज़िंदगी कहाँ जा रही है, सुसाइडल थॉट्स आना, अटेम्प्ट्स होना, उसके बावजूद दे वुड फील के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है या कोई बहुत एंशियस किस्म की फीलिंग है जो अंदर एक बेचैनी पैदा करती है कि वो एनर्जी है लेकिन उसको कहाँ निकालें। उसके बाद फिर सेल्फ मेडिकेशन की तरफ लोग जाते हैं, विच इज़ अनदर रिस्की बिहेवियर जो बिहेवियर। कि मेनिया का पार्ट है। तो ये वही बात जैसे जसपाल साहब ने कहा कि बहुत सारे पोल्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्सट्रीम इज़ मेनिया एंड द अदर एक्सट्रीम इज़ डिप्रेशन। बीच में वही बात है, इट्स अ स्पेक्ट्रम। और मैं और तरह से प्रेजेंटेशन के साथ आ सकती हूँ, आप और तरह से आ सकते हैं। सो नो डाउट दीज पीपल आर वेरी charismatic, they're very intelligent, but they're not wise। और बीमारी की वजह से उनको पता नहीं होता कि कहाँ पे हमने क्या बात करनी है, अपने मूड को कैसे संभालना है, या कहाँ पे हमने जो है किस तरह से बिहेव करना है। और हर किसी में डिफरेंट प्रेजेंटेशन होगी। इसको इस हाँ, तरह कह सकते हैं कि इनका आईक्यू जो है, इंटेलिजेंट हाँ, क्वोशंट, इट इज़ वेरी इंटेलिजेंस हाई। क्वोशंट, इट इज़ वेरी हाई। लेकिन इनका ईक्यू जो है वो काफ़ी या डिस्टर्ब दैट होता है, इज़ वेरी काफ़ी कम इंपॉर्टेंट। होता है कि इमोशनली दे डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। या तो वहीं से वो सारी ख़राबी आती है, वहीं से वो सारे अलामात आते हैं। और जो डीएसएम क्राइटेरिया है वो एक चीज़, एक कंडीशन ऐड भी करता है कि अच्छा, ये सारे हमने जो जसपाल साहब ने सिम्टम्स गिनवाए, ये सारे होने चाहिए, इनमें से 4 होने चाहिए एटलीस्ट। या और उसके अंदर जो मूड का एलेशन है वो होनी चाहिए, या एजिटेशन होनी चाहिए या कि या तो चिड़चिड़ापन है या यूफोरिया है कि ज़्यादा या अच्छा मूड है। और ये सारे अलामात विदाउट एनी सब्सटेंस होने चाहिए या कि कोई भी ड्रग का इस्तेमाल किए बगैर, कोई भी मेडिकेशन का इस्तेमाल किए बगैर ये अलामात अगर आ रही हैं तो तब वो डायग्नोसिस बनता है बाइपोलर डिसऑर्डर का। या तो ये तो हो गया एक मेनिया का और डिप्रेशन का क्राइटेरिया कि किस तरह हम उनको डायग्नोस कर सकते हैं और बाइपोलर को हम डायग्नोस कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि अगर यही अलामात साइकोसिस के साथ डेवलप हो रहे हैं तो क्या पेशेंट्स को और फैमिलीज़ को मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये सारी डिस्कशन जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जी, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट, और हमारी डिस्कशन जारी है ऑन द टॉपिक ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस तरह बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर 2 एक्सट्रीम्स हैं जिनके दरमियान एक एक मल्टी फैसेटेड स्पेक्ट्रम है। द या 2 एक्सट्रीम्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मेनिया की और दूसरी साइड पे डिप्रेशन की है। तो हमने जिस तरह ब्रेक्स पे जाने से पहले डिस्कस किया कि मेनिया और डिप्रेशन ये साइकोसिस के साथ भी डेवलप हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि साइकोसिस हो, लेकिन उसका आना भी हो सकता है, साइकोसिस भी आ सकती है। तो अब ये जानिए कि है क्या, ये साइकोसिस है क्या। कुछ पेशेंट्स बताते हैं, कुछ जनरल मिसकंसेप्शन है कि साइकोसिस एक बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइकोसिस एक इलामत है, एक सिम्टम है या कि ये बीमारियों में आ सकता है। तो ये डेवलप कैसे करता है और इसे कहते क्या हैं, क्या इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो एक तो इसमें डिल्यूजन्स हो सकते हैं, मतलब कि इस तरह के गलत बिलीव्स, पुख्ता फिक्स्ड फर्म फॉल्स बिलीव्स इन्हें कहते हैं कि कुछ इस तरह के पुख्ता बिलीव जो हकीकत पे मबनी ना हों। डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनका स्टिमुलेशन इस तरह की हो जाए कि कोई असल में कोई चीज़ भी नहीं है, वो हमें नज़र आ रही है। तो ये हमारी विजुअल हेलुसिनेशन, कोई चीज़
नहीं है लेकिन हमें आवाज़ आ रही है, कोई बातें आ रही हैं, तो ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कोई चीज़ अ, हमें लग रहा है, महसूस हो रहा है, कोई कोई हमें टच कर रहा है, तो टैक्टाइल हेलुसिनेशन। इसी तरह जो स्मेल की हैं उसकी भी हेलुसिनेशन है, टेस्ट की हैं उसकी भी हेलुसिनेशंस हैं। और थर्ड पॉइंट कि हमारी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होना, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होना, या कि कोई बात की समझ नहीं आना कि कहाँ से बंदा ने बात शुरू की है और कहाँ पे वो लेके जा रहा है। तो ये तीन चीज़ें साइकोसिस को एक्सप्लेन करती हैं। हो सकता है कि तीनों की तीनों शामिल हों, हो सकता है कि उनमें से कोई एक चीज़ ही, एक सिम्टम ही बंदे के अंदर प्रेजेंट कर रहा हो। तो इसके पीछे ब्रेन केमिस्ट्री क्या है? तो वो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनकी वजह से साइकोसिस डेवलप हो रही होती है। बाइपोलर की अगर हम देखें कि जो साइकोसिस है, बाइपोलर की साइकोसिस वो कैसे डेवलप हो रही होती है, और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो मेनली डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है। तो डोपामीन के जो लेवल्स जब इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो पॉजिटिव सिम्टम्स वाली, हेलुसिनेशंस वाली, डिल्यूजन्स वाली, इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह की जो साइकोसिस है वो डेवलप कर रही होती है। तो इसी तरह अगर डोपामीन के लेवल्स डिक्रीज़ कर जाएँ, जैसे डिप्रेशन में कर जाते हैं, कितने लेवल कम हो गए हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा कम हो गए हैं, तो तब भी साइकोसिस डेवलप हो सकती है। और वो है जो साइकोसिस है उसका ताल्लुक होगा आइसोलेशन की तरफ जाने का, डिल्यूशन की तरफ जाने का, इस तरह का ख्याल आना कि मेरी बॉडी मर चुकी है, निहिलिस्टिक डिल्यूशन, इस तरह के ख्याल आना कि मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, सुसाइडल आइडिएशन आना, ये सारी चीज़ें आना, ये फिर नेगेटिव सिम्टम्स में जो डिप्रेशन में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बातें थीं रिगार्डिंग के साइकोटिक फीचर्स जो बाइपोलर पेशेंट के अंदर आ रहे होते हैं। तो मिस मरियम, या आपसे एक सवाल है कि इसके अलावा कोई साइकोसिस किसी डिसऑर्डर के अंदर हमें देखने को मिलती है? अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि साइकोसिस इज़ अ सिम्टम, हुँ, इट्स नॉट अ डिसऑर्डर या कोई ये उस तरह से जो है डिजीज़ नहीं है। हुँ, स्किज़ोफ्रेनिया में हमें देखने को मिलता है कि साइकोसिस जो है वो भी नज़र आता हुँ, है, और बाइपोलर वन के अंदर जिसमें मेनिया होता है, जहाँ पे मैनिक एपिसोड आती है। सो लाइक यू सेड कि डोपामिनर्जिक एनर्जी जो है या उसकी डोपामिन की ओवर स्टिमुलेशन की वजह से साइकोसिस के सिम्टम्स आ सकते हैं, एंड they're a bit different from the presentation in schizophrenia. हुँ, अब schizophrenia के अंदर you don't see a lot of mood बिल्कुल। fluctuations. जो आप पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स देख रहे हैं वो थ्रू आउट रहेंगे। हुँ, अच्छा, हो सकता है कि उतार चढ़ाव आए, कुछ हुँ, सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा हों, कुछ कम हों। यस। हो सकता है कुछ देर पॉजिटिव सिम्टम्स ना आए, नेगेटिव सिम्टम्स स्टिल दे विल परसिस्ट। हुँ, अच्छा, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट बाइपोलर हुँ, कि इसके अंदर भी साइकोसिस के सिम्टम्स आते हैं, so something that we need to understand is that bipolar is on a spectrum and हुँ, it's episodic. ये जो है इसमें फेजेस आते हैं कि अभी मेनिया का फेज़ चल रहा है, फिर बीच में कोई नॉर्मल फेज़ आ जाएगा, हुँ, फिर डिप्रेशन का फेज़ आ गया है, ठीक है। हो सकता है डिप्रेशन ना भी आए, हो सकता है मेनिया के ही रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। अब उसमें भी ये है कि जी बाइपोलर वन है जिसमें डोपामीन ज़्यादा अप जाता है, हुँ, ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट होता है, वहाँ पे वी सी हुँ, साइकोसिस के सिम्टम्स। अच्छा, जो भी कोई क्लिनिशियन के पास जाता है हुँ, तो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए इसके बिल्कुल। अंदर, उनको हिस्ट्री लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई डिप्रेशन की वजह से, लाइक आई सेड हुँ। बिफोर, ये कोई डिप्रेस्ड इट इज़ अ वेरी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, इसलिए हमें दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ रही एग्जैक्टली। है कि अगर कोई पेशेंट किसी साइकाइट्रिस्ट के पास आता है, तो ये तो एक रिकॉर्डेड है कि अराउंड 60% मिस डायग्नोज होता है बाइपोलर या विद एमडीडी, कि उसको डायग्नोज कर दिया एमडीडी, कोई बाइपोलर मेनिया की, कोई हाइपोमेनिया की एपिसोड की डिस्कशन नहीं हुई, कोई हिस्ट्री नहीं ली गई, और उसको एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट कर दी गई। एंटी डिप्रेसेंट जब स्टार्ट हुई तो डोपामिन उसका ज़्यादा हो गया। मेनिया, डोपामिन ज़्यादा हुआ, मेनिया या हाइपोमेनिया प्रेसिपिटेट हो गया, उससे और ख़राबियाँ आएंगी। या तो इस वजह से क्लिनिशियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एग्जैक्टली। कि वो मेनिया को, हाइपोमेनिया को रूल आउट कर लें, या ताकि जो एमडीडी का रॉन्ग डायग्नोसिस है, मिस डायग्नोसिस है, वो ना बन सके। या
और एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि जो डिलूजन्स होती हैं इन बाइपोलर, उनकी एक थीम चल रही होती है, जैसे कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन में भी है, जो लिटरेचर भी हमें बताता है कि कोई अगर डिलूजनल कंटेंट के साथ है तो वो बहुत पैरानॉइड होगा, ठीक है, और वो बहुत ग्रैंडियोस होगा। और पैरानोया जो है वो जैसे ड्रग एडिक्ट्स में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके मूड के साथ अलाइंड होंगी, बिल्कुल। जो उनका मूड जैसा चल रहा होगा उसी तरह की उनको हेलुसिनेशन या डिलूजनल कंटेंट भी होगा। बट इन स्किज़ोफ्रेनिया इट इज़ ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। अब मूड जो है हो सकता है कि वो बड़ा हंस भी रहे हो उस तरह से, बट उनकी हेलुसिनेशंस या उनकी डिलूजन्स दे आर वेरी आउट ऑफ प्लेस, और वो आप इट डजंट रियली मेक सेंस। बट विद बाइपोलर यू कैन समहाउ अंडरस्टैंड कि अच्छा ये इसके मैनिक बिल्कुल। एपिसोड वाली प्रेजेंटेशन दे रहा है। अनदर थिंग, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जब आप हेलुसिनेट करते हो या आपको डिलूजन्स होती हैं, यू डोंट रिमेंबर इट बिकॉज दैट इज़ योर रियलिटी। अगर कोई बाइपोलर डिसऑर्डर में साइकोसिस के फेज़ में जाता है तो अगर आप उनको थोड़ा सा रिसेप्टिव करके विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन और काउंसल जब आप करते हो, यू टेल देम कि आप ये कर रहे थे, दे रिमेंबर इट। सो दिस इज़ अनदर फैक्ट कि बाइपोलर का कोई पेशेंट होगा, उसको अपनी साइकोसिस की एपिसोड याद होगी, उसको पता होगा कि अच्छा मैं जब उदास होता था तो तब मेरी इस तरह से थिंकिंग होती थी, या जब मैं बहुत हाई एनर्जी के साथ होता था तो तब मैं इस तरह से होता था। विद बिल्कुल। स्किज़ोफ्रेनिया दे विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि दे वर आउट ऑफ टच विद रियलिटी। क्योंकि वो रियलिटी उनकी बनी होती है, इतनी या स्ट्रांग हो दैट जाती इज़ है। ट्रूथ फॉर देम, दैट इज़ फैक्ट फॉर देम कि यही असल है और बाकी सारी जो दुनिया है वो गलत है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जैसे अभी आपने साइकोसिस के हवाले से डिस्कस हम्म। किया, एक चीज़ मैं और भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हमने शुरू में ही बात की कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है दरअसल एक मल्टीपोलर डिसऑर्डर है जिसके अंदर डिफरेंट फेजेस रहती हैं। आई हैव रिटन स्टेयर्स हेयर कि जो बाइपोलर 1 का पेशेंट होता है उसकी कुछ एक ऐसी फेज़ भी होती है जब वो सिम्टम फ्री होता है। बिल्कुल। सिम्टम फ्री स्टेज भी आती है, ऐसी स्टेज भी आती है जहाँ पे मेनिया देखने में आता है, फिर डिप्रेसिव एपिसोड की भी स्टेज आती है। और कैन यू बिलीव कि 50 to 53% जो स्टेट होती है वो सिम्टम फ्री होती है, सिम्टम फ्री उनकी लाइफ दैट्स अ गुजर हाई रही उनकी फ्री होती परसेंटेज। है। और जब कोई मेनिया में होता है 15% जो है वो मेनिया में होता है, बाइपोलर 1 की हम बात कर रहे हैं। बाइपोलर। इसी तरह 32% जो है वो डिप्रेसिव एपिसोड के साथ आपको पेशेंट नज़र आता है। इसी तरह बाइपोलर 2 की अगर बात कर लें तो उसमें जो है 50% यानी कि हाफ जो सिम्टम्स आपको नज़र आती हैं डिप्रेशन की, ठीक और है। 4 to 5% आपको नज़र आती हैं हाइपोमेनिया हाइपोमेनिया की। की। और इसीलिए वो है कि जब हाइपोमेनिया में पेशेंट होता है तो फैमिली समझती है कि अब तो बेहतर हो गया, पेशेंट खुद समझता है कि अब तो बेहतर हो गया। एग्जैक्टली क्योंकि हाई एनर्जीज़ को अगर कल्चरली या सोसाइटी के एतबार से हम देखें तो उसको प्रेज़ किया जाता है प्रेज़ किया और जाता या उसे बहुत हंसमुख समझा जाता है और समझा जाता है ये तो महफिल की शान है। ऐसे तो काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली सो उसको इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है कि हम उसको बिल्कुल नॉर्मल उस चीज़ को समझते हैं। और बाइपोलर डिसऑर्डर जो है बहुत ही एक जो है कह लें कि एक सीरियस मेंटल कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर 20 to 30% जो है सुसाइड करने की सुसाइड इंक्लिनेशन आइडिएशन। होती है उनके अंदर आम बंदे से। यस। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको सीरियसली देखने की ज़रूरत है इस मसले को। बिल्कुल। कि जो सुसाइड का एक तो आइडिएशन होना और दूसरा सुसाइड की सक्सेस होना, क्योंकि एमडीडी जो है या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसके अंदर भी सुसाइडल आइडिएशन होती है, लेकिन अटेम्प्ट्स होना और सक्सेस होना सुसाइड की या वो दैट्स लेसर, रिलेटिवली कम है। और वो क्यों कम है? क्योंकि जो बाइपोलर पेशेंट का वो होगा, वो रिस्की बाइपोलर होगा, डिसऑर्डर का पेशेंट होगा, वो रिस्की बिहेवियर्स इम्पल्सिव और होगा। इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से इस तरह के कह लें मीन्स तलाश करेगा सुसाइड के, जो एक्सप्लोसिव होंगे, या गन्स एग्जैक्टली। होंगी, के नाइफ्स होंगी, या इस तरह की ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करेगा फॉर सुसाइड। और इसी वजह से सुसाइड की जो इंक्रीज़ सक्सेस हो जाती है। या तो बाइपोलर की वजह से जो सुसाइड्स होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर कंसिडर्ड अराउंड 5 to 10% एवरी ईयर दैट्स पेशेंट्स अ हाई डाई परसेंटेज। बिकॉज ऑफ इट। तो दैट इज़ वाई हमें इस डिसऑर्डर को बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ती है, इसकी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है कि मेनिया हो चाहे डिप्रेशन हो, दोनों सिचुएशंस में अ पेशेंट इज़ नॉट सेफ फॉर हिमसेल्फ
herself. यानी कि मूड की आवारगी जो है इस कदर पीक पे होती है कि वो जो पेशेंट है वो इंसाइटफुल नहीं होता। बिल्कुल। और ये तो बाकायदा जो क्राइटेरिया उसके अंदर भी ये चीज़ शामिल है कि अगर कोई पेशेंट मीनिया के अंदर है तो उसे नहीं पता होता कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो ये जो इस मामले में जो आसपास वाले होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो अगर ऐसी चीज़ नोटिस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेबल है जो फीचर्स होते हैं मेनिया के ख़ास करके, कि कोई इंसान जो है वो नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल। तो फौरी तौर पे वहाँ पे जो है जो ट्रीटमेंट की तरफ जो है राब्ता करना चाहिए ताकि इंसान को जैसे टाइमली जो है वो बिल्कुल। सेव किया जा सके। इसीलिए हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं रोज़ाना की बेसिस पे अपने शो में यू आस्क्ड फॉर इट, और इस अवेयरनेस को जारी रखते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि अगर यही सिम्टम्स चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में आ रहे हों तो तब क्या किया जाना चाहिए, तब क्या डायग्नोसिस बनता है, और तब उन बच्चों को, उन टीनेजर्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो इस्माइल साहब, क्या राय है आपकी इसके बारे में? देखिए, ये जो आपने बात की कि अगर बच्चों में ये चीज़ देखने में आती है तो एक डिसऑर्डर जिसे ADHD कहा जाता है। या तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर का मेनिक फेज़ है उसके अंदर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी जो है एक प्रोमिनेंट सिम्टम है। हम्म। इसी तरह ADHD के अंदर भी जो है बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, हम्म। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से बाद दफ़ा कुछ लोग जो है नेट पे ही सिम्टम्स देखते हैं हम्म। और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जाके कहते हैं कि मुझे ADHD है। बिल्कुल। और अगर उसको ज़्यादा अच्छे से डिटेल उसकी हिस्ट्री लेते हुए सारी चीज़ें ना प्रूव की जाए, ना देखी जाएँ, तो वहाँ पे मिस डायग्नोस भी हो जाता है। हम्म। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसका जो ऑनसेट ऑन एवरेज अगर हम बात करें वो तो 20 साल से 30 साल के बीच में होता है। हम्म। इससे पहले भी उसके सिम्टम्स जो है अर्ली सिम्टम्स ऑनसेट हो सकता है, लेकिन ADHD और बाइपोलर डिसऑर्डर को थोड़ा समझना ज़रूरी है कि ADHD के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो जो सिचुएशनल होते हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। यानी कि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी है या मूड अगर ख़राब होता है बच्चे का तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। जबकि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसके अंदर जो सिम्टम आते हैं वो एपिसोडिक होते हैं। यानी कि कुछ दिनों तक एक ही मूड चल रहा है, अगर डिप्रेस है तो डिप्रेस चल रहा है, अगर मेनिया के अंदर या हाइपोमेनिया के अंदर है तो वो कुछ दिनों तक चल रहा है, कुछ वीक्स तक जो है वो चल रहा है। तो ये जो शॉर्ट लिव्ड होना ADHD के अंदर और जो लॉन्ग एपिसोड्स का होना बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर, ये हमें चीज़ हेल्प करती है कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कोई ADHD के साथ है। और जो ADHD है ये बेसिकली है बच्चों के बिल्कुल। अंदर जो डायग्नोस किया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है यूजुअली जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर ये जो है देखने में आता है, डायग्नोस जो किया जाता है। तो जितनी सही। जल्दी हम इन सिम्टम्स को रूल आउट कर लेते हैं, जैसे मैंने बात की कि कुछ ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई बच्चा जो है ADHD के सिम्टम्स के साथ है और उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो वो जो है चीज़ आगे जाके मज़ीद जो है मैसअप करे उसकी लाइफ, या वो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उसके सिम्टम्स ही उसके अंदर आना शुरू हो जाएँ। तो जितना टाइमली हम सिम्टम्स को देख के ऑब्ज़र्व करते हुए हेल्प लेते हैं तो उनको मैनेज करना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आई वांट टू ऐड एज वेल कि जैसे चाइल्डहुड के अंदर इसकी जो प्रेजेंटेशन है अगर हम उसको अंडरस्टैंड करें तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो टीनेज है या कोई बच्चा है उसमें बहुत ज़्यादा मूड की फ्लक्चुएशन होगी, लेकिन वो मूड की फ्लक्चुएशन इस तरह से होगी कि वो बहुत फ्रस्ट्रेशन का इजहार करेगा। हो सकता है कि कोई वो जो उसके पेरेंट्स हैं या अथॉरिटी फिगर है उसकी बात ना मानता हो और वो ये समझता हो कि मैं थोड़ा ज़्यादा स्पेशल हूँ या मेरे पे रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो हम देखते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी उसकी प्रेजेंटेशन नज़र आती है। इवन इफ अ टीन विद बाइपोलर और डेवलपिंग बाइपोलर इज़ डिप्रेस्ड, तो वो फ्रस्ट्रेशन और एजिटेशन एजिटेशन और के साथ भी। इरिटेबिलिटी ही दिखाएगा। उसके अलावा जैसे ADHD की बात की और ये इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ADHD का एक सेट क्राइटेरिया है। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा भी है और उसमें टेंडेंसी है कि वो बाइपोलर डेवलप करेगा तो वी ऑलवेज सी के बाकी भी सिम्टम्स वो मीट कर रहा है कि नहीं। सो क्राइटेरिया अगर कोई मीट करता हो तो वी से कि ओके, मे बी दिस चाइल्ड is not ADHD and in the future he or she will develop bipolar। बिल्कुल। क्योंकि हम इतनी जल्दी कोई अगर टीन्स में हो तो हम उस पर ठप्पा नहीं लगा देते, हम लेबल नहीं कर देते कि ओके ये बाइपोलर है, ये स्किज़ोफ्रेनिया है। वी ऑलवेज लुक फॉर द सिम्टम्स और ट्रीटमेंट भी हमेशा सिम्टोमेटिक सिम्टोमेटिक ही होता है। सो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। प्लस DSM-5TR ने डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर जो है DMDD उसको भी इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम पहले से ही जो बच्चों के अंदर मूड की बहुत ज़्यादा डिसरेगुलेशन है उसको अंडरस्टैंड करके
तो एडल्टहुड में जो बाइपोलर डेवलप होना है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। बिल्कुल। सो पेरेंट्स जो भी हैं या टीचर्स हैं, दे नीड टू सी कि अच्छा कोई बच्चा बहुत गुस्सा करता है या बात नहीं मानता और मूड कभी उसका बहुत इरिटेबल है, कभी वो बहुत लो मूड में है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, बिकॉज देन अगेन बाइपोलर इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि हमें एनर्जी में उतार चढ़ाव बहुत वाज़ह तौर पे दिखाता है। सो बच्चों के अंदर ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगी और बाकी सिम्टम्स भी होंगे, लेकिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा हाई और लो है जो वो हमें देखने को मिलता है, उससे वी कैन से कि ओके मे बी दिस चाइल्ड इन द फ्यूचर विल डेवलप बाइपोलर, बिल्कुल। सो वी कैन प्रिवेंट इट। यस, इसमें बस मैं ये ऐड कर दूं और हम फिर एक ब्रेक की तरफ जाएंगे कि DSM-5 के अंदर अब सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं ना लिखा हुआ, या उसके अंदर काफ़ी डिसऑर्डर्स को ब्लैक एंड वाइट में डिस्कस किया हुआ है कि ये क्राइटेरिया है बाइपोलर का, ये क्राइटेरिया है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, ये क्राइटेरिया है DMDD का, या डिफाइंस जो है ऑपोजिशन, हाँ, ऑपोजिशनल डिसऑर्डर, ODD, ODD, काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स को मेंशन किया गया है। तो हर एक चीज़ का अपना क्राइटेरिया है, अगर वो मैच कर रहा है तो वी कैन डायग्नोज हिम, वी कैन बता सकते हैं। या लेकिन बात यही रह गई है कि हम अब जो बात करते हैं कि हमने सिम्टोमेटिकली ही लेके चलना है पेशेंट को। जो डायग्नोसिस है वो एक साइकाइट्रिस्ट को तो हेल्प करता है, लेकिन पेशेंट के लिए तो वही मैटर करता है कि अगर उसके सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएं, उसको चैन आ जाए, उसको रिलीफ आ जाए, या तो ही इज़ गुड। उसे क्या मसला है कि क्या मेरा डायग्नोसिस बना हुआ है, उसे तो ये है कि मेरे सिम्टम्स को या कम्प्लीटली रिलीफ मिल जाना वी कैन चाहिए। गो फॉर शॉर्टकट्स एज वेल। यस इसी वजह से वो शॉर्टकट्स खराबियाँ प्रोड्यूस करते हैं। या तो हम शॉर्टकट्स नहीं लेते, हम पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, कवर करते हैं और फिर एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जो जिसका टाइम हुआ चलता है। तो बाकी डिस्कशन हम करेंगे लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट और हमारी डिस्कशन जारी है रिगार्डिंग बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर का हमने डिस्कस किया कि किस तरह ये साइन सिम्टम्स बाइपोलर मेनिया, बाइपोलर डिप्रेशन प्रेजेंट करता है, साइकोसिस में क्या इलामात आती हैं, क्या डिस्टर्बेंसेस आते हैं, और अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या रिलेशन है विद अ सिग्निफिकेंट अदर डिसऑर्डर जो शॉर्टकट्स आप बात कर रही थी कि या जब मूड ख़राब होता है, चाहे वो हाई हो चाहे वो लो हो, बाइपोलर में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, तो फिर पेशेंट समझते हैं कि अब ज़रूरत है इसको फिक्स करने की, कोई या क्विक फिक्स हो जाए, हाँ, क्विक शॉर्टकट, फिक्स हो जाए, शॉर्टकट हो जुगाड़। जाए, जुगाड़ मिल जाए। या तो वो फिर आता है इन द शेप ऑफ ड्रग्स, या जिससे अनफॉर्चुनेटली 20% जो कम्युनिटी है वो एक और डिसऑर्डर का शिकार हो जाती है जिसे सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, SUD, एडिक्शन कहा जाता है। तो मिस मरियम, आपसे या ही सवाल है कि क्या सोच होती है बिहाइंड बाइपोलर पेशेंट और एडिक्शन जब उनमें डेवलप हो जाती है, ये ड्यूल डायग्नोसिस बन जाता है मूड डिसऑर्डर का और या एडिक्शन का, तो वो कैसे प्रेजेंट करता है? सो when you see the statistics, so 40 to 60% of people suffering from bipolar हम्म। वो सेल्फ मेडिकेट करने की तरफ हम्म। जाते हैं और इवेंचुअली क्या होता है वो उस जुगाड़ की वजह से या उस हम्म। शॉर्टकट की वजह से दे डेवलप एडिक्शन। इट्स वेरी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट दैट द इम्पल्सिव जो पर्सन, हुए हाँ, होते हैं, रिस्की या बिहेवियर्स चल रहे होते हैं। एग्जैक्टली द परसेंटेज इज सो हाई कि 60% या कुछ जो स्टैट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि हर 4 में से 3 जो एडिक्ट्स हैं उनको पहले से बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। हम्म। अब जब हम ये देखते हैं कि कोई सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाता है तो वो डेफिनेटली इट हैज़ टू डू विद सच सवेयर मूड फ्लक्चुएशंस। अब अगर कोई मेनिया में है और वो हम्म। खुश रहता है हम्म। या वो गुस्से में रहता है तो वो चाहेगा कि खुशी और ज़्यादा हो जाए, हम्म। तो वो कोई भी नशे का इस्तेमाल कर बिल्कुल। सकता है। अगर वो गुस्से में है तो वो कहेगा कि अच्छा मुझे कुछ रिलैक्स करने हम्म। के लिए चाहिए, तो मैं कोई हैश कंज्यूम कर लेता हूँ या अल्कोहल कंज्यूम कर लेता हूँ, मुझे ये रिलैक्स रखती है। या बिल्कुल। निकोटीन, बहुत ज़्यादा लोग हम्म। सपोर्ट जो है वो निकोटीन से या सिगरेट से लेते हैं। हम्म। कोई सोशली डिप्रेस, एक्सेप्टेबल जो चीज़ें एग्जैक्टली हैं। इट इज़ एक्सेप्टेबल, और या वेप है या हम्म। एनीथिंग।
अच्छा, फिर उसके बाद कोई अगर डिप्रेशन में है तो वो डेफिनेटली दे वांट टू फील मोर एनर्जाइज्ड, दे वांट टू फील बेटर, दे डोंट वांट टू फील सो lethargic and so low all the time. So then again they will go towards स्टिमुलेंट्स. सब्सटेंस यूज़ या स्टिमुलेंट यूज़ की तरफ वो जाएंगे. और इसी तरह जो है लोग, उनको पता नहीं चलता कि मूड को फ्लक्चुएशन को तो वो बेहतर कर ही रहे होते हैं विद सब्सटेंस यूज़, लेकिन ऑलरेडी डोपामीन जो ऊपर नीचे हो रहा होता है उसकी वजह से क्या होता है ड्रग की वजह से कि जो डोपामीन लेवल्स हैं या बाकी जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बुरी तरह से ख़राब हो जाते हैं. बिल्कुल. और फिर कई लोग स्टिमुलेंट यूज़ की वजह से या थॉट बेंडिंग ड्रग्स जो हैं जैसे कैनबिस है या इवन अल्कोहल है, उसकी वजह से दे गो इन साइकोसिस. बिल्कुल. सो अगर मतलब जिन ड्रग्स का नाम ही हमने रखा हुआ है, क्या माइंड बेंडर्स, तो उन्होंने बेंड ही करना है किसी बेंड ही माइंड को. करते हैं. और नीयत बेचारे जो पेशेंट्स भी होते हैं हमारे पास भी आते हैं या कोई भी बाइपोलर के साथ सफ़र करोगे उसकी नीयत बुरी नहीं होती है, वो अपनी हेल्प करना चाह रहा होता है. बट दे वांट अ क्विक फिक्स कि अभी यहाँ से मेरा मूड ख़राब हुआ है, मैंने सिगरेट पिया है या मैंने हैश कंज्यूम किया और अभी मेरा बेहतर हो. मूड बेहतर हो जाएगा. सो उसी वजह से फिर वो सेल्फ मेडिकेट करने की तरफ जाते हैं. लेकिन होता क्या है कि उन्हें पता नहीं होता कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एरर है और हमारी जो बॉडी है वो प्रोसेस नहीं कर सकती है, तो वो फिर एडिक्शन में भी चले जाते हैं. बिल्कुल. और ये जो एडिक्शन की तरफ चले जाना या ड्रग यूज़ की तरफ जाना, ये बाइपोलर का सिम्टम है कि दे आर इम्पल्सिव, दे आर रिस्की. उनको नहीं अंदाज़ा होता या वो अंदाज़ा करना नहीं चाहते हैं कि एंड रिज़ल्ट इसका क्या होगा. दे जस्ट वांट अ फिक्स एंड दैट फिक्स दे गेट फ्रॉम द ड्रग. हो सकता है और भी कोई नॉन केमिकल एडिक्शन भी हो, जैसे बहुत ज़्यादा कोई गेमिंग के अंदर चला बिल्कुल. जाए कि मूड मेरा डाइवर्ट हो जाता है, या काफ़ी ज़्यादा लोग जिम बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं. आई नो समबडी यहाँ पे पेशेंट थे जो कि आई थिंक 8 hours ऑफ वर्कआउट एट द Yes. जिम, और फिर उसके साथ ड्रग भी आता है कि अच्छा मैं कोई स्टिमुलेंट यूज़ कर लूँ या मैं कोई पाउडर जो मिलते हैं स्टेरॉइड्स वाले वो ले लूँ कि जी मेरी बॉडी भी बन जाएगी और एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, दे कैन वर्क लगातार फॉर 6 to 8 hours वर्कआउट वो कर सकते हैं. सो देन अगेन वही बात है कि आप किसी भी अनहेल्दी बिहेवियर में इंडल्ज कर सकते हो जस्ट टू फील बेटर एंड टू गेट रिड ऑफ दैट एक्सट्रीम मूड फ्लक्चुएशन. बिल्कुल. या तो ये कुछ बातें थी कि जब ड्यूल डायग्नोसिस आ जाता है तो सिर्फ एक डिसऑर्डर का मामला नहीं रहता, दूसरे डिसऑर्डर के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करता है, और दोनों डिसऑर्डर्स इस तरह के हैं कि वो एक दूसरे को बढ़ावा ही देते हैं. या कि जहाँ पे मेनिया आया तो इम्पल्सिविटी आई, एग्जैक्टली. ड्रग यूज़ आ गया. जहाँ पे ड्रग यूज़ आया, ड्रग यूज़ की वजह से मेनिया प्रेसिपिटेट हो गया, ज़्यादा वर्स हो गया. ज़्यादा वर्स हो गया. तो दोनों चीज़ों को हमें एक साथ डील करने की ज़रूरत पड़ती है. या तो ये जो है बाइपोलर डिसऑर्डर, ये दूसरा एडिक्शन को एग्रीवेट करता है, Yeah. दूसरी साइड से एडिक्शन बाइपोलर को एग्रीवेट करती है. तो ये तो हो गया टॉपिक हमारा कवर. जसपाल साहब, आपके लिए हम बैक टू बाइपोलर आते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल टॉपिक है बाइपोलर का, तो इसकी एक मेजर टॉपिक रह गया है कवर करने का कि ये होता क्यों है, कॉज फैक्टर्स क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और जो जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बायोलॉजिकल ये सिम्टम्स कैसे डेवलप करते हैं, कैसे कॉज होते हैं, किस वजह से आ रहे होते हैं. देखिए जितनी भी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं उनके अंदर जब हम एटियोलॉजी यानी कि उसकी कॉजेज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर बायो साइको सोशल मॉडल जो है वही उस पर हम फोकस करते हैं. इसी तरह बाइपोलर के अंदर भी जो जेनेटिक फैक्टर है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है. अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो 10-10% चांसेस हैं कि आपके अंदर भी जो है बाइपोलर डेवलप हो जाए. इसी तरह अगर किसी के पेरेंट्स में से किसी एक को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उसमें भी 10 से 15% चांसेस होते हैं कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रिगर हो जाए आपका. और अगर दोनों पेरेंट्स को है तो फिर ये जो है 60% तक ये परसेंटेज जो है चली जाती है कि आपके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो आपको हो सकता है.
अब इसके साथ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर आते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं जो कि ट्रिगर कर सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर को, जिसके अंदर एक तो मिस ने जैसे बताया ड्रग्स का मामला, वो एक Yeah. चीज़ रहती है। इसी तरह चाइल्डहुड एडवर्सिटी जो है कि अपना बच्चे ने जो है घर का जो माहौल रहा है बचपन में, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इमोशनल ट्रॉमास जो हैं वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से जो है आपकी लाइफ के जो क्राइसिस स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज ना कर पाना, और क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ अगर आप हैं, उसको डील नहीं कर पा रहे, तो वो एक चीज़ आपके लिए एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, जिससे बाइपोलर आपका ट्रिगर हो सकता है। सो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन का होना भी ज़रूरी है, और फिर जो इन्वायरमेंट है, यानी कि ये वही बात है नेचर वर्सेस नर्चर, तो Yeah. दोनों चीज़ें मिलके ही जो है इस डिसऑर्डर को सरफेस पे लाती हैं। बिल्कुल। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको फोकस करते हुए हमें अपनी कोपिंग जो है उनके ऊपर काम करना चाहिए, कोपिंग स्किल्स के ऊपर, कि हम अपने मूड को रेगुलेट करने के हवाले से जदीद तरीके जानें। अनफॉर्चुनेटली जितना ज़्यादा हम बाकी चीज़ों को स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं, उस लिहाज से हम अपने मूड को रेगुलेट करने के हवाले से मूड के जो मसाइल आते हैं उनको डील करना नहीं सीखते। तो ये चीज़ें हमें इस तरफ जो है आने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इट्स स्लीप। स्लीप। सर्केडियन रिदम। अगर किसी की नींद नहीं पूरी होती, ठीक है, और वो अपनी नींद का ख्याल नहीं रखता, वो रातों को जागता है, ठीक है, और दिन को जो है वो सोता है या बहुत मिनिमल स्लीप लेता है, तो दे आर ऑन द वर्ज टू डेवलपिंग अ मैनिक एपिसोड और अ डिप्रेसिव एपिसोड। जैसे जसपाल साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि मूड में बहुत ज़्यादा डिसरेगुलेशन होती है, और स्लीप जो है या आपका जो सर्केडियन रिदम है, एक रूटीन का होना, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना, वो आपको जो है इन मूड फ्लक्चुएशन से बहुत बचा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कभी आपकी नींद ना पूरी हुई हो तो आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, और साथ आपका मूड भी ख़राब रहता है। बिल्कुल। सो कोई बाइपोलर अगर होगा, दे विल नॉट फील द नीड टू स्लीप, और वो अगर सोएंगे भी तो 3 घंटे जो है वो सोएंगे, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। तो जब हमारे पास कोई पेशेंट यहाँ पे भी आते हैं, या अगर हम आउटडोर में भी किसी को मेडिकेशन देते हैं, सो वी ऑल्सो टेल देम कि अपनी एक डेली रूटीन बनाएं, और उसमें कम से कम 8-10 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए है, क्योंकि व्हेन यू स्लीप, तो आपकी जो स्लीप है उसके अंदर आपका ब्रेन टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, जिसमें नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस भी आते हैं, और आपकी पूरी बॉडी को वो क्लेंस करता है। सो बाकी सारी चीज़ें भी हैं कि ओके, आपके इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, लेकिन अगर किसी की स्लीप जो है वो अच्छी नहीं है, उसका सर्केडियन रिदम सही से नहीं चल रहा, तो डेफिनेटली फिर मामलात ख़राब होंगे, मूड भी ख़राब होगा, एनर्जी में भी फ्लक्चुएशन आएगी, और बाइपोलर जो है वो फिर अपनी फॉर्म पकड़ लेगा। बिल्कुल। सो स्लीप का पूरा होना, रात की नींद का स्पेशली, आई एम नॉट इवन सेइंग कि दिन के टाइम में कोई 8 घंटे की नींद पूरी कर ले तो दैट इज़ गोइंग टू वर्क। रात की नींद जिसमें आपका लिवर जो है फंक्शन करता है, और उसका एक टाइम होता है कि जी इतने बजे से इतने बजे तक उसने बाकी बॉडी को भी क्लेंस करना है, ब्रेन का भी एक टाइम होता है। सो गिविंग योर सेल्फ द नेसेसरी रेस्ट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग विद बाइपोलर डिसऑर्डर। बिल्कुल। अच्छा, आपने तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में सीधा जंप मार दी कि अच्छा, अब Yeah. ये सारी बातें आ गई हैं, बाइपोलर आ गया है, तो उसको डील कैसे करना है? तो आखिरी पार्ट जो था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सेल्फ केयर वाला, स्लीप से स्टार्ट होता है और हेल्दी रूटीन में वो ख़त्म होता है Yeah. कि हम अपनी सेल्फ केयर पेशेंट को सिखाते हैं कि आपने अपनी रूटीन पे काम करना है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है, जैसे आपने बताया कि साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, प्राइमरी, क्रॉनिक और Progressive. प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जो आखिरी हमें बार बार बताने की ज़रूरत पड़ती है कि these disorders are ultimately Yeah. fatal if left untreated। Yeah. तो इसीलिए इनकी मैनेजमेंट और इसीलिए इनकी कंटिन्यूड मैनेजमेंट Yeah. बहुत ज़रूरी है। Very important. तो इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं जो मैनेजमेंट में आ जाते हैं। एक है मेडिकेशन का, जो उनकी बॉडी में हम उनका केमिकल इम्बैलेंस को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है साइकोथेरेपी का, जिसमें हम उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। Yeah.
उनकी सोचों पे काम करते हैं, उनकी बिहेवियर्स पे। बिहेवियर्स पे काम करते हैं, उनकी एजुकेशन पे काम करते हैं कि क्या सिम्टम कब होगा तो क्या करने की ज़रूरत है। और थर्ड जो आपने डिस्कस भी किया कि उनकी सेल्फ केयर, उनकी रूटीन। स्लीप हाइजीन, उनकी रूटीन, उनकी डाइट, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं। या तो हम अगर स्टार्ट करें फ्रॉम मेडिकेशन, मैं ही बता दूं कि मेरा या ये पार्ट है, तो या मैं कहूँ कि मैं ही बता दूं। जी। तो इसमें हम कुछ मेडिकेशंस इस्तेमाल करते हैं जिनका नाम, जिनका कैटेगरी मूड स्टेबलाइज़र कहलाती है। या मूड स्टेबलाइज़र कि जो मेडिकेशंस मूड को स्टेबलाइज करके रखती हैं, नॉर्मल करके रखती हैं, ना मेनिया में रखती हैं ना डिप्रेशन में रखती हैं, या तो वो इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर वन मूड स्टेबलाइज़र बाइपोलर के अंदर समझा जाता है लिथियम को। लिथियम इज़ अ वंडर ड्रग जिसके इट इज़ द ओनली ड्रग जिसके साइंटिफिक प्रूवन एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड इफ़ेक्ट्स हैं कि इट डिक्रीजेज द सुसाइड रेट इन पेशेंट्स। एक स्टडी हुई जिसके अंदर देखा गया कि जो पेशेंट्स लिथियम पे होते हैं उनकी सुसाइडल आइडिएशन कम होती है, उनकी सुसाइड अटेम्प्ट्स कम होती हैं। तो इट इज़ द ओनली मेडिकेशन जो सुसाइड को प्रिवेंट कर सकती है। इसके अलावा कुछ मूड स्टेबलाइजर्स हैं जिनमें एपीवोल शामिल है, वेलप्रोइक एसिड, लेमोट्राइजीन शामिल है, लेमेक्टॉल के नाम से आती है, कार्बामेज़ेपिन, कैब्रूकेन, इंटेग्रॉल, इन नाम से आती है मार्केट में। तो इनको भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो मेडिकेशंस हैं इसके अलावा जो इस्तेमाल करने को मिलती हैं, हम कर सकते हैं, वो एंटीसाइकोटिक्स कहलाती हैं। या जैसे हमने डिस्कस किया कि साइकोसिस के साथ पेशेंट बाइपोलर डिप्रेशन में भी आ सकता है, बाइपोलर मेनिया में भी आ सकता है। तो अगर साइकोसिस को डील करने की ज़रूरत है, उनकी पेशेंट की एनर्जीज़ को डाउन करने की ज़रूरत है कि एक्टिवली उन्हें शॉर्ट टर्म में हमें बेहतर बनाना है कि वो अपने रिस्की बिहेवियर्स को छोड़ दें, तो एंटीसाइकोटिक्स का हमें सहारा लेना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन से लेके थर्ड जनरेशन तक हेलोपेरिडोल से लेके रिस्पेरडोल, ओलेंजापिन, क्यूसेल, एरिपिप्राजोल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स नीड, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। या कि अगर उसका लिवर सपोर्टिव है, ठीक काम कर रहा है, तो हम बाकी मेडिकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई प्रोलैक्टिन लेवल्स डिरेंज नहीं है तो हम सेकेंड जनरेशन पे जा सकते हैं, अगर अफेक्टेड हैं तो थर्ड जनरेशन में जा सकते हैं। और इसी तरह अगर डिप्रेशन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, जैसे बाइपोलर टाइप 2 के अंदर ज़्यादा टाइम पेशेंट डिप्रेसिव फेज़ के अंदर होता है, तो तब बट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट, अंडर द क्लोज सुपरविजन, क्लोज मोनिटरिंग ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट, उनको हम एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं। लेकिन वही बात के खदशा होता है कि इससे हाइपोमेनिया या मेनिया की कंडीशन प्रेसिपिटेट ना कर जाए। दैट्स वाई हमें उसकी डोजेज को काफ़ी हद तक मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड विच इज़ वाई पेशेंट्स और फैमिलीज़ जो हैं उनको खुद से नहीं दवाई को चेंज बिल्कुल। करना चाहिए, ना उसकी जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट है हम्म। उसको रोकना चाहिए, ना उसमें कोई भी चेंज करना चाहिए। बिकॉज लाइक यू सेड इट्स सो इम्पॉर्टेंट हम्म। कि अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट है ले रहा है तो फिर मेनिया भी आ सकता है। बिल्कुल। तो हमेशा हमेशा फॉलो योर डॉक्टर, वट एवर दे हम्म। से, फॉलो देयर रिकमेंडेशन। बिल्कुल। अच्छा, ये सारी जो मेडिकेशंस हैं, इन सब का इफ़ेक्ट और न्यूरोट्रांसमीटर्स ही होता है। एग्जैक्टली। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स मेजर डोपामीन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट, गाबा, ये कुछ चार मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो डिसाइड कर रहे होते हैं कि मूड किस तरह का रहेगा, नोरेपिनेफ्रिन एनर्जी कैसी रहेगी, एपिनेफ्रिन एनर्जी या कैसे रहेगी, मोटिवेशन कितनी रहेगी। तो इन्हीं को हमने मेंटेन करके रखना होता है। एग्जैक्टली। और सेकंड पार्ट पे जब आ जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि मिस ज़रा Yeah. आप इसको कवर करें। Second part is the psychotherapy, हम्म। obviously. और उसके अंदर भी we want the patient to be able to identify their triggers, कि हम्म। मेरे मूड को क्या चीज़ ट्रिगर करती है। लेकिन उससे पहले learning about your disease, कि जो disease concept है वो आपको पता हो कि this is a chronic illness, ये आपके साथ रहेगी लाइफ लॉन्ग। ठीक है, इट्स नॉट कि आपने एक दफ़ा दवाई खा ली और ये ठीक हो जाएगी। दवाई आपको खानी पड़ेगी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। हम्म। आपको उसके साथ साथ
अपनी थॉट्स पे काम करना पड़ेगा और अपनी इमोशनल रेगुलेशन पे काम बिल्कुल। करना पड़ेगा। कुछ इमोशनल रेगुलेशन आपकी जो है वो जैसे वॉक एक्सरसाइज से होगी, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करने से होगी, एक रूटीन को डेवलप करने से होगी, स्लीप को बेहतर रखने से होगी, लेकिन उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपनी थॉट्स को आइडेंटिफाई करके कि क्या मेरी थॉट्स का पैटर्न हुँ, नेगेटिव है, क्या मैं ग्रैंडियोसिटी में तो नहीं जा रहा, हुँ, ठीक है, या फिर मेरे जो इमोशनल स्टेट है उसमें कितनी फ्लक्चुएशन आती है। सो हुँ, 50% ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ डन व्हेन द पेशेंट इज़ जस्ट एक्सेप्टिंग कि हुँ, आई हैव अ डिज़ीज़ और मुझे जो है एक प्रॉब्लम है और मैंने इसके बारे में सीखना है। द मोर पीपल विद बाइपोलर दे लर्न अबाउट देयर डिज़ीज़, हुँ, जितना उनका डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उनको पता होगा कि अच्छा मेरी जो मेनिया की स्टेट है वो ट्रिगर हो जाएगी या मेरी डिप्रेशन की स्टेट हुँ, ट्रिगर हो जाएगी अगर मैं लड़ाई झगड़ा करूँगा, बिल्कुल। ठीक है, या मैं इम्पल्सिव होऊंगा, या मैं हुँ, अपनी नींद नहीं पूरी करूँगा। हुँ, सो आई बी रेकमेंड अ वैरायटी ऑफ बुक्स एज वेल जो कि हुँ, हेल्प करती हैं उनको ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होने में और ज़्यादा जो है सोबर एजुकेटेड होने होने में, में। एजुकेटेड होने में। जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल हुँ, है, वो आपको बहुत हेल्प करती है कि आप और ज़्यादा एक डिसिप्लिन की तरफ हुँ, आ जाएं और आप अपने आप को भी अंडरस्टैंड कर सकें, आपको हुँ, पता हो कहाँ पे क्या बात करनी है। सो it's a lot of things in psychotherapy that we cover, but mainly to understand the disease हुँ, concept and to understand कि हर पेशेंट के अपने इंडिविजुअल ट्रिगर्स क्या हैं और हुँ, उनको पता हो कि स्किल्स मैंने कौन से अप्लाई करने हैं। कि मुझे पता है अब मैं इम्पल्सिव होने लगी हूँ, ठीक है, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल हुँ, कर है कि मैं ये एक चीज़ कर दूँ, लेकिन आई स्टॉप माई सेल्फ। बिल्कुल। जैसे 7 हैबिट्स में सेकेंड हैबिट इज़ बिगिन विद द बिगिन विद द एंड एंड इन इन माइंड। माइंड, कि मुझे एंड रिज़ल्ट पता हो और मुझे ये आइडिया होना चाहिए कि इफ़ आई हैव बाइपोलर तो मेरा चिम्प ब्रेन जो कि मेरी एनिमलिस्टिक हुँ, साइड है या इमोशनल ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव हुआ हुँ, होगा। सो आई गिव माई सेल्फ द टाइम दैट आई नीड कि मैं लॉजिक के साथ जो है वो सारा कुछ करूँ। सो विल हुँ, से काम नहीं चलेगा, खाली आपकी जो हुँ, है मोटिवेशन है या विल पावर जो लोग कहते हैं, दैट इज़ ओनली यूटिलाइज व्हेन यू हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप हुँ, टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। असल चीज़ इज़ द स्किल्स, और हुँ, वो स्किल्स आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, बिल्कुल। तभी जाके जो है आप बाइपोलर को डिसऑर्डर से इन ऑर्डर इन कर ऑर्डर की सकते हैं। तरफ लेके आ या सकते हैं। जो हमारा एक एजेंडा भी होता है, एक रिज़ल्ट हम जिसकी तलाश में होते हैं कि एक बाइपोलर डिसऑर्डर को इन ऑर्डर के अंदर ले आएँ। या कि पेशेंट अपनी अपनी विल के साथ, अपने स्किल के साथ, अपने मूड डिसऑर्डर को, अपने मूड स्विंग्स को मैनेज करना शुरू कर दें। कोई भी उनको डिफ़िकल्टी आ रही है लाइफ के अंदर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लें, एग्जैक्टली। उसको खुद आगे बढ़ के उसका सॉल्यूशन कोई निकाल लें और अपने डॉक्टर्स की हिदायत पे अमल करें, जो मेडिकेशन है उसको लें और अपने जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। या तो अब जो बाइपोलर डिसऑर्डर का टॉपिक है, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक जिसको हमने कोशिश की है कि समराइज़ करके अपनी ऑडियंस की तरफ लेके आएँ और इसके अवेयरनेस को हम दोबारा भी किसी टाइम डिस्कस करेंगे, इसको इंक्रीज़ करेंगे ताकि जितनी फैमिलीज़ हैं, जितने जो पेशेंट्स हैं बाइपोलर डिसऑर्डर से जो अफेक्टेड हैं, वो कोई अंदाज़ा लगाएं, अपना सेल्फ डायग्नोसिस करें और एक प्रोफेशनल की तरफ रुजू करें ताकि उनकी जो लाइफ डिस्टर्ब्ड है वो डिस्टर्बेंस से इन ऑर्डर की तरफ आना शुरू हो जाए। तो आज का हमारा जो सेशन था, हमारा जो शो था, उसका तो टाइम कंप्लीट होता जा रहा है, लेकिन जो हमारा डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात है वो हमेशा जारी रहेगी और हमारी अवेयरनेस आप तक पहुंचती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी कल के दिन। थैंक यू।